हेलो, मेरा नाम आशुतोष निराला है और मैं आप लोगों को फिजिक्स पढ़ाने वाला हूं। आज हम लोग बात करने वाले हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में, जहां पे देखेंगे कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम किस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं और इस थ्योरम के हेल्प से हम लोग क्या फाइंड आउट करते हैं, और सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज किस तरह से किया जाता है, जिसको समझने के लिए हम लोग 6 एग्जाम्पल करेंगे वीडियो के लास्ट में और अच्छे से इसको समझेंगे कि आखिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज किस तरह से किया जाता है। जिसके बाद आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम में बिल्कुल भी डाउट नहीं रहने वाला है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर बने रहें। अगर इस वीडियो को आप कंप्लीट देख लेते हैं, इसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम के लिए आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है ना। उसके बाद आप केवल क्वेश्चन प्रैक्टिस करें और उसके बाद कोई भी डाउट आपका नहीं रहने वाला है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालते हैं पैरेलल एक्सिस थ्योरम, और फिर सबसे पहले हम लोग इसमें समझने की कोशिश करते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम किस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। तो सबसे पहले हेडिंग डालेंगे पैरेलल एक्सिस थ्योरम। पैरेलल एक्सिस थ्योरम। अब देखिए यहाँ के जैसे कि आप नाम से भी समझ सकते हैं, यहाँ किस चीज़ का जिक्र हो रहा है, पैरेलल का। यानी इस थ्योरम के अंदर हम जो पढ़ने वाले हैं वहाँ कहीं ना कहीं पैरेलल टर्म का यूज तो जरूरी होने वाला है, क्योंकि इसकी नाम ही लग रहा है ना पैरेलल एक्सिस, यानी ऐसा एक्सिस जो क्या हो, पैरेलल हो। यानी यहाँ पे जो भी हम पढ़ेंगे उसमें कुछ ना कुछ पैरेलल का कंसेप्ट आने वाला है। तो वो किस तरह से आएगा हम लोग आगे देखेंगे। उससे पहले हम लोग अभी ये समझेंगे कि आखिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम किस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। तो अगर आपको याद हो, पिछले वीडियो में हम लोगों ने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के बारे में देखा था, जहाँ पे हम लोगों ने समझा था कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम होता है वो केवल और केवल 2D ऑब्जेक्ट के लिए ही यूज होता है। याद है आपको? अगर आपने वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहाँ पे जाकर देख सकते हैं। क्योंकि जितना इंपॉर्टेंट पैरेलल एक्सिस थ्योरम है उतने ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम भी है। क्योंकि आप जब भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करेंगे तो हो सकता है आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करने से पहले परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम यूज करना पड़े, उसके बाद आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज करेंगे, है ना। इसीलिए आपको अच्छे से, अगर आप परफेक्शन के साथ काम करना चाहते हैं तो आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम वो दोनों ही अच्छे से आना चाहिए। तो आप परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को भी जाके जरूर देखें, वो भी आपको बहुत ही अच्छे समझ में आएगा, क्योंकि वहाँ पे हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स किए थे और जिसके थ्रू हम लोगों ने सभी कंसेप्ट को अच्छे से समझा था। तो चलिए हम लोग सबसे पहले इसमें पैरेलल एक्सिस थ्योरम में समझेंगे कि आखिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम किस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया जाता है। तो देखिए, आपको जैसा कि अभी हम लोगों ने बात किया, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम केवल और केवल 2D ऑब्जेक्ट के लिए यूज किया था, है ना। और वहाँ पे ये भी समझा था कि 1D ऑब्जेक्ट, 2D ऑब्जेक्ट और 3D ऑब्जेक्ट का क्या मतलब होता है। तो यहाँ पे अगर हम बात कर रहे हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम किस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए यूज होता है, ऐसा परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में था केवल 2D ऑब्जेक्ट के लिए यूज करते हैं, यहाँ पे वैसा कोई भी लिमिटेशन नहीं है। यानी आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम को किसी भी ऑब्जेक्ट के लिए यूज कर सकते हैं, किसी भी, हाँ बिल्कुल किसी भी, वो चाहे 1D हो, 2D हो या 3D हो, किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो, आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम को ईजिली आराम से अपने अकॉर्डिंग यूज कर सकते हैं। ठीक है, अब बात आती है कि हम पैरेलल एक्सिस थ्योरम को क्यों यूज करेंगे। यही बात आती है, क्योंकि हम लोगों ने अब तक तो समझ लिया चलो कि हम लोग किस तरह के ऑब्जेक्ट के लिए यूज करेंगे, लेकिन अब बात आती है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम आखिर हम लोग यूज क्यों कर रहे हैं। तो जैसा कि आपको फिर बोल रहा हूँ कि आपको याद हो, परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम हम लोग क्यों यूज किए थे, उस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करने के लिए जिसके अबाउट हमें पता नहीं था, है ना। क्योंकि हम लोगों ने स्टार्टिंग में जितने भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया पढ़ा था वो किसी न किसी फिक्स एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट ही पढ़ा था। सभी एक्सिस के अबाउट हम लोगों ने नहीं याद करा था, है ना। हम लोग कुछ स्पेसिफिक रिजल्ट ही याद करके रखते हैं। तो उसी की हेल्प से हम लोग और अलग अलग एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सके, उसी के लिए हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम और पैरेलल एक्सिस थ्योरम को पढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट पॉइंट के बारे में बात करते हैं कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम को यूज कैसे करते हैं, है ना। चलिए ये सब तो सब समझ में आ गया कि किसके लिए यूज करते हैं, क्यों यूज करते हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा क्योंकि आपको एग्जाम में तो फाइंड ही करना है ना, जब क्वेश्चन आएंगे उसका आंसर सोल्व करना पड़ेगा उसको। तो उसके लिए आपको इसको ये समझना जरूरी है कि आखिर इसको यूज किस तरह से करेंगे, क्योंकि जब तक आप अप्लाई करना नहीं समझेंगे तब तक आपको ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझ में नहीं आएगा। तो आप इसका बिल्कुल टेंशन ना ले, क्योंकि हम लोग अभी ढेर सारा एग्जाम्पल करने के बाद इसको अच्छे से समझ लेंगे कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम किस तरह से यूज किया जाता है। और मैं आपको बता दूं कि इसके बाद आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहने वाला है। जिस तरह से आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम समझ में आया था, उससे भी बेहतर तरीके से आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम समझ में आने वाला है। ठीक है, तो इसलिए आप वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहे और हर एक कंसेप्ट को ध्यान से समझने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए अब सबसे पहले हम लोग कुछ पैरेलल एक्सिस थ्योरम के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये एक थ्योरम है और हम लोग जानते हैं कि कोई भी थ्योरम हो वहाँ कोई ना कोई रिजल्ट बाहर उससे निकलता है ना। वो हम लोग अभी उसको ड्रॉ करने की कोशिश करेंगे, फिर समझेंगे और उसके बाद उसी को एग्जाम्पल पे अप्लाई करके इसको अच्छे से समझ लेंगे। तो मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है, और जैसा कि अभी बात किया था ऑब्जेक्ट कैसा भी हो सकता है, 1D 2D 3D किसी भी टाइप का ऑब्जेक्ट हो सकता है। तो मान लीजिए हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है कुछ इस टाइप का,
आपको समझ में आ रहा है? इस टाइप का कोई ऑब्जेक्ट है, ये किस तरह से यहाँ रखा हुआ है हम लोग इसको अच्छे से समझ लेंगे, आप टेंशन ना लें। इस टाइप का कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये क्या है, एक ऑब्जेक्ट। मान लेते हैं इस ऑब्जेक्ट का सेंटर ऑफ मास है ना यहाँ कहीं है। अब सेंटर ऑफ मास के बारे में समझाने की तो कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग सेंटर ऑफ मास ऑलरेडी पढ़ रखे हैं। तो यहाँ कहीं सेंटर ऑफ मास है। हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे एक एक्सिस ड्रॉ करते हैं जो इस सेंटर ऑफ मास से इस तरह से पास हो रहा है, ठीक है। अब वो किस तरह से पास हो रहा है हम लोग अभी समझ लेंगे। मान लीजिए ये एक्सिस है जो इस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। हम लोग क्या करते हैं, एक और पॉइंट कोई लेते हैं इस बॉडी पे, कहीं भी ले सकते हैं, इस बॉडी पे कहीं भी ये हो सकता है, और उससे भी क्या करते हैं, एक एक्सिस इस तरह से पास कर देते हैं। यहाँ तक क्लियर है? क्या कर रहे हैं, एक एक्सिस इसके अबाउट भी हम लोग पास कर दे रहे हैं इस तरह से। ये मान लेते हैं ये एक्सिस जो है वो ए है और ये बी है, और ये एक्सिस जैसा कि आप देख सकते हैं कि सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, तो इसको हम बोल सकते हैं सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है, इसलिए हम इसका कोई अलग नाम नहीं दे रहे, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सिस ए बी है और ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है। अब देखिए यहाँ पे कुछ चीज़ें समझने वाली है, उस चीज़ों को समझने से पहले हम लोग इस एग्जाम्पल को अच्छे से समझ लेते हैं ताकि आगे कोई दिक्कत ना हो। तो चलिए यहाँ पे सबसे पहले हम लोग समझ लेते हैं ये जो ऑब्जेक्ट है और इसमें जो एक्सिस पास हो रही है वो किस टाइप से रियलिटी में पास हो रहा होगा, है ना। तो देखिए ये जो ऑब्जेक्ट है आपको भले ही ऐसा दिख रहा हो पर ये रियल में ऐसा है, इस टाइप से। आप इसको देखने की कोशिश करें, ये इस टाइप से नहीं है, ये आपको भले ही ऐसा दिख रहा हो लेकिन ये रियल में ऐसा है, इस टाइप से है, ठीक है। जहाँ से मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास यहाँ कहीं है और ये एक्सिस पास कुछ इस टाइप से हो रही है। आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ, आप इसको समझने की कोशिश करें। ये मान लीजिए ये एक्सिस है जो आपको सेंटर ऑफ मास से, ये एक्सिस आपको दिख रहा होगा, ये एक्सिस जो है वो ये है। अब ये एक्सिस कौन सा है, तो इसको भी हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि रियलिटी में किस तरह से पास हो रहा होगा। मान लीजिए ये एक्सिस कुछ ये रहा, आप इसको ध्यान से देखें और इसको समझने की कोशिश करें। देखिए ये रहा सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस और ये रहा ए बी एक्सिस। आप देख पा रहे हैं इस टाइप से, ये ऑब्जेक्ट कुछ इस टाइप से था, इसके इस तरह से है। अब बात आती है कि ये पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या इसमें यूज कर सकते हैं, तो बिल्कुल कर सकते हैं, पर उसके पहले हम लोग एक कंडीशन देख लेते हैं कि वो कंडीशन क्या है जिसके बाद ही हम इस पर पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता है, हम लोग उस दो एक्सिस के बीच इस थ्योरम का यूज करेंगे जो आपस में क्या हो, पैरेलल हो, और उसमें से कोई एक सेंटर ऑफ मास से पास हो। क्या कह रहा है ये थ्योरम, क्या बोला कि हम लोग इस थ्योरम यूज उस दो एक्सिस के लिए करेंगे जो एक दूसरे के पैरेलल हो और उस दोनों में से कोई एक सेंटर ऑफ मास से पास हो। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ये जो एक्सिस है ये सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, ठीक है, और ये ए बी जो है वो सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी दूसरे पॉइंट से पास हो रहा है, और वो दोनों क्या है आपस में, आप देख सकते हैं ये दोनों क्या है, पैरेलल है। तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इजीली यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए ये दोनों एक्सिस पैरेलल है, ठीक है, इसमें से एक सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, एक जो है दूसरे किसी पॉइंट से पास हो रहा है। तो ये जब पैरेलल है तो इसके बीच कुछ ना कुछ गैप होगा। मान लीजिए ऐसे अगर मार्कर से हम देखें तो इतना कुछ ये दोनों गैप है, इसके बीच ये दोनों कुछ गैप होगा, है ना, यानी ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा इस दोनों के बीच, बिल्कुल होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, इस दोनों के बीच जो भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसको हम लोग डी बोल देते हैं। क्लियर है, क्योंकि ये दोनों अगर एक्सिस पैरेलल है तो उस दोनों के बीच कोई ना कोई परपेंडिकुलर कुछ ना कुछ तो डिस्टेंस होगा, बिल्कुल होगा, तो उसका नाम दे दिए हम लोग डी, ठीक है। और मान लीजिए इस ऑब्जेक्ट का जो मास है वो m है। तो अब यहाँ तक तो समझ में आ गया कि ये दोनों एक्सिस किस तरह से पास हो रहे हैं इस बॉडी से। और हम लोगों ने ये भी समझ लिया कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम कब यूज करेंगे, जब दो एक्सिस आपस में पैरेलल हो और उसमें से एक एक्सिस उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो, ठीक है, सेंटर ऑफ मास से पास हो, और दूसरा किसी भी पॉइंट से पास हो सकता है, बशर्ते वो दोनों क्या हो, आपस में पैरेलल होना चाहिए, ठीक है। और हम उसके बाद हम लोगों ने देखा कि अगर दोनों पैरेलल है तो उस दोनों के बीच कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जिसको हम लोग डी बोल दिए, और इस ऑब्जेक्ट का मास जो है वो m है। अब हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम का एक्सप्रेशन इस ऑब्जेक्ट से लिखने की कोशिश करते हैं कि हम लोग जब न्यूमेरिकल सोल्व करेंगे तो किस इक्वेशन का यूज करेंगे, ठीक है। तो ये जो भी पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इक्वेशन आता है उसको हम लोग अब इसी से लिखने की कोशिश करते हैं। तो मान लीजिए ये जो सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली जो एक्सिस है इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया है इसको हम लोग बोल देते हैं ICM। ICM का क्या हुआ मतलब कि सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट ये मोमेंट ऑफ इनर्शिया है। यहाँ तक क्लियर है। अब दूसरा जो AB है, मान लेते हैं कि AB के अबाउट जो इस ऑब्जेक्ट का मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो I होगा, सिंपल I बोल देते हैं। यहाँ तक क्लियर है। तो अब चलिए देखते हैं कि आखिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इक्वेशन क्या आएगा। तो पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या होता है, ये जो कहता है कि जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी दूसरे पॉइंट से पास हो रहा है
उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा यानी आई, वो किसके इक्वल हो जाएगा, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रही है एक्सिस, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके मोमेंट ऑफ इनर्शिया प्लस इस बॉडी का मास इनटू इस दोनों एक्सिस के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा उसके स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा। ये है पैरेलल एक्सिस थ्योरम। आप इसको ध्यान से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए कि इसमें क्या लिखा हुआ है, ठीक है। जिस तरह से परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में देखा था कि जो परपेंडिकुलर एक्सिस था उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आ रहा था वो बाकी दो एक्सिस जो एक ही प्लेन में था उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया था उसके सम के इक्वल था। कुछ उसी टाइप का यहाँ पे मिलता जुलता आ रहा है कि जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी दूसरे पॉइंट से पास हो रहा है उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा उसके प्लस मास इनटू इस दोनों एक्सिस के बीच जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इक्वल होगा। यहाँ तक क्लियर है। अब चलिए यहाँ पे जो भी टर्म यूज हुआ है इसको हम लोग समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर इसका मतलब क्या है। तो चलिए इसका मीनिंग लिख लेंगे कि आई का मतलब क्या है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट एक्सिस ए बी। जो यहाँ पे ए बी है वो ए बी किस तरह से है हम लोगों ने अच्छे से अभी समझा था कि वो ए बी किस टाइप से है। ये ए बी है जो सेंटर ऑफ मास के अलावा दूसरे पॉइंट से पास हो रहा है, ठीक है, जो पैरेलल है किसके, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाले एक्सिस के, जो कि अभी अभी हम लोगों ने बहुत ही अच्छे से समझा था। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, आई जो है वो क्या है, एम ओ आई यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट। यहाँ तक क्लियर है, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट एक्सिस ए बी, ठीक है, एक्सिस ए बी। और उसी तरह आई सी एम की हम बात करें तो आई सी एम क्या है, आई सी एम है मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट, मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ ऑब्जेक्ट about an axis passing through, इसको ध्यान से समझेंगे कि क्या कह रहा है ये, passing through center of mass, यू है मतलब सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, सेंटर ऑफ मास एंड ऑब्जेक्ट। क्या यही सफिशिएंट है कि हाँ सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है? तो ये सफिशिएंट नहीं है। क्यों? क्योंकि देखिए सेंटर ऑफ मास से मान लेते ये जब पास हो रहा है तो सेंटर ऑफ मास से ये ऐसे भी तो पास हो सकता है, बिल्कुल ऐसे भी, ये भी सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। तो क्या ये दोनों पैरेलल है? नहीं है ना, देखिए कहीं इंटरसेक्ट कर जाएगा। जबकि पैरेलल एक्सिस थ्योरम कब हम यूज करेंगे, जब ये दोनों आपस में पैरेलल हो और उस दोनों में से एक एक्सिस इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो। यहाँ तक क्लियर है? तो इसीलिए ये जो हम अभी तक जो हमने लिखा है कि एन एक्सिस पासिंग थ्रू सेंटर ऑफ मास ऑफ ऑब्जेक्ट, ये सफिशिएंट नहीं है, इसके आगे भी लिखना पड़ेगा एंड पैरेलल टू एक्सिस ए बी। अब हो गया बिल्कुल, अब इसमें कोई डाउट नहीं है कि एक एक्सिस जो है वो सेंटर ऑफ मास से पास होना चाहिए और ये दूसरे एक्सिस जो ए बी है उसके क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। यानी यहाँ कंडीशन क्या था कि एक एक्सिस सेंटर ऑफ मास से भी पास होना चाहिए और आपस में वो दोनों क्या होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए। जैसा कि आप लोग यहाँ पे बिल्कुल देख पा रहे हैं कि एक बॉडी इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है ऑब्जेक्ट के, और दूसरा सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी भी दूसरे पॉइंट से पास हो सकता है, और वो दोनों के बीच ये कुछ परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगा जिसको हम लोग नाम दिए हैं डी, है ना। तो अभी तक क्लियर है कि पैरेलल एक्सिस थ्योरम हम लोग कब यूज करेंगे, जब दो एक्सिस आपस में पैरेलल हो और उसमें से एक उस बॉडी के सेंटर ऑफ मास से पास हो, ठीक है, तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर लेंगे। और हम लोगों ने इसका इक्वेशन भी लिख के देखा है कि आई इज इक्वल्स टू आई सी एम प्लस एम डी स्क्वायर होगा, और वो किस तरह से होगा उसको भी हम लोग समझे। अब यहाँ देखिए डी का अगर हम मीनिंग लिखना चाहें तो ये डी क्या है, अगर हम डी की बात करें तो चलिए इधर जगह नहीं है, हम लोग यहाँ पे लिख देते हैं डी के बारे में। अगर हम डी को देखें तो ये क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ एक्सिस, है ना। और कौन बोथ, दोनों एक्सिस की बात हो रही है, अभी हम लोगों ने समझा था। तो यहाँ पे लिखेंगे परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन बोथ एक्सिस। यहाँ तक क्लियर है? अगर यहाँ तक क्लियर है तो हम लोग आगे बढ़ते हैं। अगर मान लीजिए आपको अभी भी, मान लेते हैं 100% तो अभी तक भी क्लियर नहीं होगा, भले ही कितना अच्छा से भी क्यों ना हम समझा दिए हो, पर ध्यान दीजिए, पर अभी हम लोग जो 5-6 एग्जाम्पल करने वाले हैं उससे आपका गारंटी कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। यानी 90 to 95% तो कोई भी नहीं रोक सकता कि आपको इसमें कोई डाउट रहने वाला है। यानी 95% आपका ये कंसेप्ट पूरी तरह क्लियर हो जाएगा। बाकी 5% के लिए आपको कुछ एग्जाम्पल्स प्रैक्टिस और करने पड़ेंगे, है ना, जिससे आपका पूरी तरह से एकदम पैरेलल एक्सिस थ्योरम में फील आ जाएगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग अब एग्जाम्पल लिखेंगे और फिर उसको समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम को किस तरह से यूज किया जाता है। तो चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं और फिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज करके भी
देख लेते हैं कि आखिर पैरेलल एक्सिस थ्योरम किस तरह से यूज किया जाता है। तो चलिए सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल लिखेंगे, एग्जाम्पल नंबर 1, और इसमें देखते हैं एक रॉड लेते हैं। क्या लेते हैं? रॉड। क्लियर है? जिसका मास m और लेंथ l, ये दोनों आपको गिवन है, और इसमें आपको बोला गया है कि इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करो किसके अबाउट? एक्सिस जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है। कहाँ से पास हो रहा है? इसके, ये मान लीजिए इसका सेंटर ऑफ मास है, ये जो आपको ये गिवन होगा क्वेश्चन में कि ये जो एक्सिस है वो कहाँ से पास हो रही है? इस रॉड के सेंटर से। अब ये क्या है? यूनिफॉर्म रॉड। कैसा रॉड है? यूनिफॉर्म रॉड, है ना। क्योंकि यूनिफॉर्म क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि हम लोगों ने बहुत पहले देखा था कि जब यूनिफॉर्म नहीं होता है तो इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कुछ और आता है ना। तो इसलिए यहाँ पे यूनिफॉर्म रॉड है जिसका मास m और लेंथ l गिवन है, और ये सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस है जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो अब देखिए इसको सोल्व करने के लिए कि अब इसका कैसे सोल्व करिएगा? क्या इंटीग्रेशन वाला मेथड करिएगा? अगर इंटीग्रेशन वाला मेथड ही करना था तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्यों पढ़ रहे हैं भाई? पैरेलल एक्सिस थ्योरम तो हम इसीलिए पढ़ रहे हैं ना, क्या हमको उतना ज़्यादा इंटीग्रेशन नहीं करना पड़े। हम लोग एक बार तो बहुत इंटीग्रेशन करके थक चुके हैं, और कुछ इतना मुश्किल से इंटीग्रेशन करने के बाद किसी एक एक्सिस के अबाउट हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किए थे। उसी तरह अगर बार बार इंटीग्रेशन करना पड़े तब तो हालत ही खराब हो जाएगा, है ना। एग्जाम में कोई टाइम ही कहाँ बचेगा। तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम का इसीलिए यूज़ तो कर रहे हैं कि जिस एक्सिस के अबाउट हम लोगों को पता नहीं फाइंड किया था इंटीग्रेशन मेथड से मोमेंट ऑफ इनर्शिया, तो उसके अबाउट भी हम लोग मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर सके। किसके हेल्प से? जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले फाइंड किया था उसके हेल्प से। आप ध्यान रखेंगे, हो सकता है अभी आपको इसका मतलब थोड़ा सा नहीं समझ में आया हो, अभी यूज करेंगे तो आपका जो बत्ती है ना अंदर वो जल जाएगा, उसका टेंशन आप ना लें। तो हम लोगों ने अभी तक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम पढ़ लिया है और उसके बाद पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ रहे हैं। अगर आपने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम नहीं देखा है तो आप जरूर से देख ले जाकर, इसके बाद ही सही, पर आप उसको जरूर देखें, क्योंकि आप जब तक परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, पैरेलल एक्सिस थ्योरम और कुछ स्पेसिफिक जो हम लोगों ने पहले एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड कर रखा है उसको आप याद नहीं रखेंगे तो आपको इसका कैलकुलेशन करने में काफ़ी दिक्कत होगा। यानी आपको किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया बोलेगा फाइंड करने, तो आप वहाँ पे थोड़ा सोच में पड़ सकते हैं कि इसको के अबाउट किस तरह से फाइंड करेंगे। अनलेस कि आप पैरेलल एक्सिस थ्योरम और परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम अगर आप अच्छे से याद कर लेते हैं और कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट जो हम लोगों ने पहले याद कर रखा था वो अगर आपको याद है तो आप इजीली किसी भी एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया कभी भी किसी भी तरह से फाइंड कर सकते हैं एकदम इजी वे में, है ना। तो देखिए इसलिए आप उसको जरूर से याद रखें कि हम लोगों ने क्या स्टैंडर्ड रिजल्ट फाइंड किया था इंटीग्रेशन करके, उसको प्लस परपेंडिकुलर और पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अच्छे से ध्यान में रखें, ठीक है। तो अब चलिए हम लोग क्या करते हैं इसमें कुछ, अब यहाँ पैरेलल एक्सिस थ्योरम पढ़ रहे हैं तो आप पैरेलल का ही यूज करने वाले हैं ना, आपको पहले भी पता है। नहीं तो आपको सोचना पड़ेगा कि हम लोग पैरेलल का यूज करें या परपेंडिकुलर का यूज करें। तो आप इस पर ध्यान दीजिए, हम लोग अब इसका सोल्यूशन करेंगे। क्या करेंगे? इसका हम लोग सोल्यूशन करने वाले हैं। अब सोल्यूशन में हम लोग क्या करेंगे, आप इसको ध्यान से समझेंगे और फिर अच्छे से उसको खुद से भी करने की कोशिश करेंगे। मान लीजिए हमारे पास जो रॉड गिवन है वो इस टाइप से कुछ ये गिवन है। आपको समझ में आ रहा है क्या गिवन है? ये एक रॉड गिवन है, जैसा कि अब हम लोगों ने इसका मास m लिखा है और लेंथ l लिखा है, और इसमें जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है वो इसके अबाउट फाइंड करना है, इसके सेंटर ऑफ मास के अबाउट। ये क्या है? इसका सेंटर ऑफ मास, ये गिवन होगा आपको। इसके अबाउट कितना मोमेंट ऑफ इनर्शिया है उसको हम लोग ICM बोल देते हैं, यही हम लोग को फाइंड करना है। क्लियर है? अब आपको अगर याद हो तो इस रॉड के लिए हम लोगों ने कुछ स्टैंडर्ड रिजल्ट फाइंड किया था। उसमें हम लोगों ने देखा था कि जब एक्सिस रॉड के किसी एक एंड से पास हो, कहाँ से पास हो? किसी एक एंड से पास हो, तो इसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता है वो कितना हम लोगों ने पढ़ा था? ml²/3। अगर आपको याद हो तो ये हम लोगों ने पहले फाइंड करके रखा है इंटीग्रेशन मेथड से, ये याद है। तो जो आपको याद हो ना जिस एक्सिस के अबाउट, वो आप ड्रॉ कर ले एक बार, उसके बाद आपको कुछ ना कुछ आपको दिखने लगेगा। तो आप अगर ध्यान से देखें तो ये दोनों पैरेलल नहीं है। जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है वो एक्सिस और जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है वो आपस में पैरेलल है। अब देखिए वो किस तरह से पैरेलल है उसको भी हम लोग अच्छे से समझ लेते हैं, उसके बाद आपका बिल्कुल डाउट इसमें नहीं रहेगा। मान लीजिए यही रॉड, ये जो रॉड है ये मान लीजिए रॉड है, अब जो भी है आप रॉड मान लीजिए, और ये जो जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है जो इसके सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है, मान लीजिए ये एक्सिस कुछ इस टाइप के, इसमें इसके सेंटर ऑफ मास से इस तरह से पास हो रहा है। क्लियर है? और जिसके अबाउट हमें पता था वो एक्सिस के साइड में है, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं किस तरह से साइड में है, इस साइड से ऐसा कुछ है। आप इसको ध्यान से देखें तो इसके अबाउट हमें फाइंड करना है और इसके अबाउट हमें ml²/3 पता है, जो कि हम लोगों ने पहले इंटीग्रेशन मेथड से फाइंड कर रखा है। तो आप देखिए इस दोनों को अगर ध्यान से देखिएगा तो ये दोनों क्या आपस में पैरेलल है। और हम लोग अभी अभी पढ़े थे
कि जब दो एक्सिस पैरेलल हो और उसमें से एक सेंटर ऑफ मास से पास हो, जो कि यहाँ पे पास हो रहा है, तो हम उस दोनों एक्सिस के बीच पैरेलल एक्सिस थ्योरम लगा सकते हैं, बिल्कुल लगा सकते हैं। अभी अभी हम लोगों ने यही तो पढ़ा है। तो ध्यान से देखिए, तो इस दोनों एक्सिस के बीच कुछ डिस्टेंस होगा, वो कितना होगा L/2। क्यों? क्योंकि ये जो सेंटर ऑफ मास है यूनिफॉर्म रॉड है, तो सेंटर ऑफ मास इस रॉड के बीच में होगा, तो ये आधा लेंथ कितना हो जाएगा, यानी इस लेंथ की अगर हम बात करें तो वो L/2 हो जाएगा। तो हम लोगों को आप सब कुछ पता चल चुका है। जो पैरेलल एक्सिस थ्योरम में रिक्वायरमेंट था वो यही तो कहता था कि अगर दोनों एक्सिस के बीच का डिस्टेंस पता हो, उसमें से एक एक्सिस अगर सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है ये पता हो, और दूसरा एक्सिस जो आपस में दोनों में पैरेलल हो, तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज कर सकते हैं, जो कि हम लोग को यहाँ पर पता चल चुका है। तो हम लोग यहाँ पे बिल्कुल पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे, पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता था कि जो एक्सिस सेंटर ऑफ मास के अलावा किसी दूसरे पॉइंट से पास हो रहा है, उसके अबाउट जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा, मान लेते हैं इसके अबाउट I है, ठीक है, जो कि यहाँ पे हम लोगों ने लिखा भी है, तो उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया होगा वो किसके इक्वल होगा, ICM, जो सेंटर ऑफ मास से पास हो रहा है एक्सिस उसके अबाउट, प्लस m इंटू d²। ये d क्या था, दोनों एक्सिस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यहाँ पे आप सिंपल वैल्यू पुट करें, ये I की वैल्यू पता है कितना है, ml²/3, क्लियर है। अब ICM हम लोगों को फाइंड करना है, तो यहाँ पे ICM लिखेंगे, प्लस बॉडी का मास m है इंटू, अब देखिए दोनों के बीच कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, L/2। यहाँ तक क्लियर है, तो इसका स्क्वायर हो जाएगा। आप यहाँ से सोल्व कर सकते हैं। जब यहाँ से सोल्व करेंगे तो ICM इज इक्वल्स टू क्या आ गया, ICM इज इक्वल्स टू आ गया ml²/3 माइनस, इसको जब करेंगे तो ml²/4 आ जाएगा, ठीक है। तो जब इसको सोल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा, ml²/12। आप इसको ध्यान से देखिए, यानी यहाँ से क्या समझ में आया कि रॉड के सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है, उसके बाद जो मोमेंट ऑफ इनर्शिया आता है वो कितना आता है, ICM फॉर यूनिफॉर्म रॉड, है ना, इज इक्वल्स टू ml²/12। जैसा कि हम लोगों ने रॉड के किसी एक एंड से पढ़ा था ml²/3, उसी तरह जब सेंटर ऑफ मास से एक्सिस पास हो रहा है तो उसके अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो आता है वो ml²/12 होता है। आप इसको चाहे तो स्टैंडर्ड रिजल्ट के तौर पे याद भी रख सकते हैं, है ना, जिसके बाद आपको कहीं अगर इसका यूज पड़ता है तो वहाँ पे टाइम बचेगा, आप डायरेक्ट यूज कर सकते हैं, ml²/12 होता है। तो अभी तक आई होप कि आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा कि किस तरह से हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम का यूज किया है। अगर अभी भी नहीं आया है तो कोई बात नहीं, अभी हम लोगों ने तो बहुत एग्जाम्पल करना बाकी है, वहाँ से आ जाएगा, ठीक है। तो अब इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 2 देखेंगे और फिर वहाँ पे समझने की कोशिश करेंगे कि किस तरह से पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज हो रहा है। तो अब एग्जाम्पल नंबर 2 में क्या है, तो इसमें हम लोग एक रिंग लेते हैं, ठीक है, और वो किस टाइप से हम लोग उसको प्रैक्टिकल भी करके देखेंगे। आपको बिल्कुल भी डाउट नहीं रहेगा, इसका गारंटी मेरा है। बस जितना हम कह रहे हैं आप उसको ध्यान से सुनते रहें, है ना, और इसकी जब वीडियो खत्म हो जाए उसके बाद आप उसको खुद से एक बार करने की भी कोशिश करें और उस बात को फील करने की कोशिश करें। जो भी डायग्राम है उसको मैं बार बार बोलता हूँ, अगर फिजिक्स समझने के लिए बैठ रहे हैं तो आप डायग्राम को बोर्ड पे नहीं हवा में उड़ते हुए देखने की कोशिश करिए, जहाँ पे आप चारों साइड से उस डायग्राम को क्या कर सके, झाँक सके, है ना। तो आप हमेशा ऐसे ही कोशिश करने की कोशिश करें। तो ये मान लीजिए क्या है, रिंग है, ठीक है, जिसमें हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अब मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है तो एक्सिस ऑफ रोटेशन पता होगा तभी तो फाइंड करेंगे। तो इसमें जो एक्सिस ऑफ रोटेशन है वो कुछ इस तरह से पास हो रहा है, जो इस रिंग के किसी एक एज से इस तरह से टच हो रहा है, ठीक है। इसके अबाउट हमें इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। यहाँ पे जो रिंग है इसका मास m दे रखा है और इसका रेडियस कितना दे रखा है, r, और हमें इस एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो अब दिमाग लगाइए किस तरह से आप मोमेंट ऑफ इनर्शिया इसका फाइंड करेंगे। तो अब देखिए, जब भी मोमेंट ऑफ इनर्शिया इस तरह से कुछ एक्सिस दे के बोले ना, तो आप हमेशा सोचिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज हो सकता है या फिर परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम, है ना। इसी दोनों में से कोई ना कोई यूज होगा, जिसमें हम लोग एक ऐसा एक्सिस सेलेक्ट करते हैं जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता हो, तभी तो इसके अबाउट हम लोग फाइंड कर पाएंगे। अगर मान लीजिए दोनों ऐसा एक्सिस ले ले जिसके अबाउट हमको दोनों के अबाउट ही नहीं पता है, तो हम कैसे सोल्व करेंगे इक्वेशन को, नहीं कर सकते ना। तो हमेशा आप दूसरा एक्सिस जो आप सेलेक्ट कर रहे हैं उसको ऐसा सेलेक्ट करें जिसके अबाउट आपको मोमेंट ऑफ इनर्शिया पहले से ही पता हो, तभी आप इसका मोमेंट ऑफ इनर्शिया कैलकुलेट कर सकते हैं। तो आपको यहाँ पे सोचना पड़ेगा आखिर वो एक्सिस किस टाइप से है, ठीक है। तो अब देखिए, चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करते हैं, ये इसको समझ लेते हैं कि आखिर ये जो एक्सिस गिवन है वो किस टाइप से गिवन होगा। तभी तो, जब तक आप फिगर को अच्छे से समझिएगा नहीं तब तक आप कैसे सोल्व कर पाइएगा। तो ये जो मान लीजिए ये रिंग जो है इस बार कुछ इस टाइप से गिवन है, ये रिंग इस टाइप से यहाँ पे है, आप समझ पा रहे हैं, ये रिंग इस टाइप से बोर्ड पे है, इस टाइप से। ये जो एक्सिस है वो कुछ इस रिंग में इस तरह से कुछ पास हो रहा है, इसको आप ध्यान से देखने की कोशिश करिए। ये एक्सिस है, इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। तो अगर आपको याद हो तो हम लोग परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम में एक एक्सिस ऑफ यहाँ पे एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था, जो कि इसके सेंटर से पास हो रहा था। कहाँ से पास हो रहा था,
इस रिंग के सेंटर से। अगर आपको याद नहीं है तो आप अच्छे से उसको भी सीखने की कोशिश करें। मैंने स्टार्टिंग में भी बोल रखा था कि आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम अगर अच्छे से यूज करना है तो आपको परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम को भी सीखना जरूरी है ना, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्योंकि आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करने से पहले हो सकता है कि परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करना पड़े। तो देखिए वो क्यों बोला था अभी समझ में आ जाएगा। मान लीजिए ये सेंटर है इस रिंग का, तो इस एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम लोगों ने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम के हेल्प से फाइंड किया था, अगर आपको याद हो तो, ठीक है। तो इसलिए देखिए अभी हमने इसीलिए बोला था कि आपको पैरेलल एक्सिस थ्योरम को अच्छे से यूज करना है तो परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम आना चाहिए। तो इसके बाद जो हम लोगों ने मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड किया था वो कितना आया था, mr²/2 इतना आया था। हमने वो याद कर लिया है, आप चाहे तो इसको आप फटाक से, अगर आता है परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम तो 1 मिनट में सोल्व कर सकते हैं। इतना आया था। अब देखिए इस एक्सिस के अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है और इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना है। अब इस दोनों को अगर आप ध्यान से देखें, अगर इस दोनों को ध्यान से देखें तो आपस में पैरेलल नहीं है दोनों एक्सिस। इसको आप ध्यान से देखिए और समझने की कोशिश कीजिए कि ये दोनों एक्सिस जो है वो पैरेलल है भी या नहीं। तो आप इस दोनों एक्सिस को अगर आप ध्यान से देखिएगा तो कुछ इस टाइप का है। देखिए जरा, ये जो एक्सिस था जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया फाइंड करना था, वो एक्सिस कुछ इस रिंग के ऊपर से इस तरह से पास हो रहा है, क्लियर है। और ये जो एक्सिस जो कि इसके सेंटर से इस तरह से पास हो रहा है, जिसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है कितना, mr²/2, ये एक्सिस है। तो इसके अबाउट हमें मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है, इसके अबाउट फाइंड करना है। आप इसको ध्यान से देखें तो क्या ये दोनों पैरेलल नहीं है ना, पैरेलल, बिल्कुल पैरेलल है। और इस दोनों के बीच कितना गैप होगा, अब यहाँ सेंटर है, सेंटर से यहाँ तक का डिस्टेंस इसके रेडियस के बराबर होगा, यानी ये कितना परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो है यहाँ पे वो इस रिंग के रेडियस के ही इक्वल है। आप इसको ध्यान से देखिए, यहाँ से यहाँ रेडियस के ही इक्वल है, यानी परपेंडिकुलर डिस्टेंस कितना हो गया, r। तो अब जितना भी हमको पैरेलल एक्सिस थ्योरम यूज करने के लिए चाहिए था वो सब मिल चुका है ना, तो हम लोग पैरेलल एक्सिस थ्योरम इजीली यूज कर सकते हैं। तो उसको कैसे यूज करेंगे, तो देखिए पैरेलल एक्सिस थ्योरम क्या कहता था, I = ICM + md², जहाँ पे हमने सबका मीनिंग अलग अलग समझा था। I किसके अबाउट है, वो एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो सेंटर ऑफ मास से पास नहीं हो रहा है, किसी और कहीं और से पास हो रहा है, तो वो ये हो गया जिसके अबाउट I है। और ये ICM का था, सेंटर ऑफ मास से पास होने वाली एक्सिस के अबाउट मोमेंट ऑफ इनर्शिया। तो आप ध्यान से देखिए तो ये रिंग है, तो रिंग का सेंटर ऑफ मास उसके ज्योमेट्री वाले सेंटर पे ही होता है जहाँ से ये एक्सिस पास हो रहा है, तो उसके बाद हम लोगों को मोमेंट ऑफ इनर्शिया पता है ना। और ये m रिंग का मास इंटू d जो है इस दोनों एक्सिस के बीच परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो चलिए इजीली हम लोग इसमें वैल्यू पुट करते हैं। अब इसके बाद तो हमको फाइंड ही करना है तो I ही रखेंगे। यहाँ पे देखिए ICM हमको पता है, जबकि रॉड के केस में हम लोगों को ICM फाइंड करना था और ये I पता था, है ना। तो इस दोनों में से आपको कोई भी पता हो आप इसका आराम से इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ICM हम लोगों को क्या पता है, mr²/2, जो कि हम लोगों ने परपेंडिकुलर एक्सिस थ्योरम का यूज करके फाइंड किया था। वो कैसे किया था आप डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहाँ से जाके उसको फाइंड कर सकते हैं, ठीक है, और अच्छे से उसको सीख सकते हैं। m कितना है, रिंग का मास m है, और d कितना है, इस रेडियस के इक्वल r²। आप इसको सोल्व करिए तो I = कितना आया, 3mr²/2, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है किस तरह से हम लोगों ने फाइंड किया। देखिए अब पैरेलल एक्सिस थ्योरम को आपको अच्छे से समझना है ना, तो सिंपल आपको डायग्राम को समझना पड़ेगा। एक बार अगर आपको डायग्राम समझ में आ जाता है फिर इसका तो आसानी से आप यूज कर ही सकते हैं। इसलिए ज़्यादा फोकस आप डायग्राम पे डालें कि एक्सिस एक्चुअल में किस तरह से पास हो रहा है, पैरेलल है तो वो किस तरह से पैरेलल है। हमेशा 3D में लाकर सोचने की कोशिश करिए, क्योंकि आपको एक बार फील आ गया ना अंदर से, फिर आपको कोई भी दिक्कत ना परपेंडिकुलर ना पैरेलल, यानी पूरा फिजिक्स में आपको कहीं दिक्कत ज़्यादा नहीं होने वाला है, ठीक है। जबकि फिजिक्स में हम लोग हमेशा जानते हैं जब आप 12th में जाएंगे तो वहाँ पे भी आपको अक्सर बहुत सारे टॉपिक, या ज़्यादातर फिजिक्स में टॉपिक ऐसे ही होते हैं जहाँ पे डायग्राम के थ्रू ही 50 से 60% क्वेश्चन सोल्व हो जाते हैं। बाकी 30 से 40% जो होता है वो कैलकुलेशन वाला पार्ट होता है जो डायग्राम की हेल्प से ही सोल्व होता है। इसीलिए आप हमेशा डायग्राम को समझने की कोशिश करें, ठीक है। आपको यहाँ पे समझ में आया, अगर ठीक है अभी भी पूरी तरह नहीं आया तो कोई दिक्कत नहीं है, घबराने की कोई बात नहीं है। हम लोग अच्छे से अब समझेंगे तभी यहाँ से जाने वाले हैं। जब तक समझेंगे नहीं तब तक यहाँ से जाएंगे नहीं, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, है ना, झुकेगा नहीं साला।